ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। इस वक्त मंजरनामा एक किसी रहनुमा का बयान सुने तो वो कुछ और आता है, किसी दूसरे का सुने कुछ और आता है, मेन लीडरशिप कुछ और कहती है। अभी मौजूदा मंजरनामे में ये खिचड़ी जो पक चुकी है, पंजाब की अगर सूरत हाल हद तक देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो किसके साथ इत्तेहाद करना चाहती है, किसके साथ नहीं करना चाहती, किसको क्या पैगाम देना चाहती है। अगर खामोशी इख्तियार करे तो कई दिनों तक खामोशी इख्तियार किए रखती है, और अगर सकूत तोड़ने लगे तो एक ही दिन में मुख्तलिफ जमातों से राबिते शुरू हो जाते हैं। ये तज़ब्ज़ुब की जो कैफियत है, मखमसे का जो शिकार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और इसी की तर्ज सियासत दूसरी पार्टीज किस तरीके से देखती हैं, किस नज़र से देखती हैं, और उनका तर्ज सियासत पंजाब में किस हद तक तरवीज पा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब, अगर देखा जाए MKM इत्तेहाद बना रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। सबसे पहले उन्होंने ही बयान दिया था, फिर वही अपने बयान से मुकरे, फिर वही दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जा रहे हैं। हैरत की बात यह है कि PSP और MKM के जो साबिक रहनुमा है वो पाकिस्तान आए, साबिक सदर ममलिकत ने उनका इस्तेकबाल किया और वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। ये पीपल्स पार्टी ने छक्का किस तरीके से मारा? पहले तो ये है कि इन्होंने बहुत शोर किया था कि जी हमारा IPP से इत्तेहाद हो रहा है, फिर इन्होंने शोर किया कि फिर MKM के साथ हो रहा है, फिर बाप पार्टी के साथ हो रहा है, फिर JUI के साथ हो रहा है। आज इस वक्त की सूरत हाल ये है कि ये सारी जमातें जो हैं ये बिल्कुल पीछे हटती नजर आ रही हैं और उनका कोई इत्तेहाद नहीं बन रहा इस वक्त। दूसरा ये है कि देखिए MKM से लोग मायूस हो गए हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद है अभी तो। ये दो बड़े उनके बहुत सीनियर और बड़े रहनुमा थे, अनीस अहमद एडवोकेट और रजा हारून साहब। अब दोनों ने आज ज्वाइन किया है और बहुत सारे लोग हैं जो राब्ते में हैं। मेरी सईद गनी साहब से बात हो रही तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मुझे सईद गनी ने बताया, मैंने एक सिफारिश की किसी दोस्त की एक सीट पे कराची में, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से 28 एप्लीकेशन हैं इस वक्त। और वो आप तो PTI को भी पीछे छोड़ गए। उन्होंने एक हल्के से 22 करवाई हुई है, आप तो 28 पे पहुंच गए। नहीं 22 हमारी वो फिर एप्लीकेशंस नहीं है, वो पार्टी की एप्लीकेशन जो पार्टी को दी हुई लोग। सही, ठीक। मुझे उन्होंने कहा कि वो हल्के जिनसे कभी हम जो टॉर्च लेकर कैंडिडेट ढूंढते थे वहां से 5-5, 10-10 एप्लीकेशन है पीपल्स पार्टी के पास। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी सिंध से 50 प्लस माइनस सीटें जीत कर आएगी और हमने टारगेट किया है 50 का पंजाब से। आधी सीटें तो हम 48 में से लेंगे, आधी से ज्यादा जो है वो लेकर आएंगे साउथ पंजाब से 30 के करीब, और बाकी सीट जो है यहाँ से पंजाब में। और फिर बलोचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है कि बलोचिस्तान से आधी से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे 17 में से। इसी तरह से KP में हमने 12 सीट जीती थी 2008 के अंदर, इस वक्त भी 10-12 की बात हो रही है। तो पीपल्स पार्टी जो ही आगे जाती है 100 के करीब जाती है, 80 क्रॉस करती है तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनती है। अब PTI ने भी सीट्स लेनी है, नून ने भी लेनी है। अब PTI के पास या नून के पास क्या रास्ता रह जाता है? या वो दोनों मिलकर बनाए या फिर दोनों पीपल्स पार्टी को कहेंगे कि आप हुकूमत बनाए, हम आपको वोट देते हैं। इस वक्त की सूरत ये है कि आने वाले दिनों में जो और बाकी जमातें हैं उन्होंने भी अब पीपल्स पार्टी की तरफ देखना शुरू कर दिया। हमारे पास गुंजाइश भी है, लोगों को अकोमोडेट करने का हौसला और हिम्मत भी है। उनके पास तो कुछ भी नहीं है ना, तो हौसला ही नहीं कोई चीज घर से बाहर निकाले। अच्छा जो साहब, आपके शहर में सुना है कि कागजात नामजद की जमा कराते वक्त सरकारी दफातर में बड़े जलसे जुलूस होते रहे। ये जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं DRO, जो डिप्टी कमिश्नर है, उनका प्रेमिसेस यूज हुआ है, उसमें टेंट लगाए गए, उसमें बड़ा सरकारी एक पार्टी को वहां पे पूरा तरह अकोमोडेट किया गया। जो उनका लॉन है डिप्टी कमिश्नर का, वो भी तो उसके प्रेमिसेस का हिस्सा है ना, बाकी जमातों को तो नहीं इस तरह से दिया गया। नहीं तो उसके ऊपर आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया? मैं तो ओपन रोज प्रोग्राम्स में कर रहा हूँ। लेकिन कोई दरखास्त जमा करवाई हो इलेक्शन कमीशन में? अभी तो मैंने तो इस तरह से तो नहीं अभी किया, देखते हैं। अच्छा, आप एक बात तो बताइएगा,
बड़े मियाँ साहब अचानक बीमार भी हो गए और खामोशी भी छा गई। इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि बड़े मियाँ साहब उम्मीदवार नहीं हैं वजारत उस्मा के। बाकी नून लीग सारी कह रही है कि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार ही बड़े मियाँ साहब हैं। अंदर की खबर तो आपके पास होती है ना, है क्या? मुझे तो कोई ऐसा सच मेरे पास खबर तो नहीं है, लेकिन मेरा हंच ये कह रहा है कि वाकई मियाँ साहब नहीं तो फिर आप पीएमएलएन की तरफ से किसको देखते हैं? अब देखिए वो तो उनका मसला है। जो सब गल करिए ना, वो जी फोन वाली है। सब ये जवाब तो फिर कोई भी दे देगा कि नहीं है। असल बात तो बताए ना कि आप देखते क्या हैं। अब आपने दहाइयों से यासर बेचारा तो खामोश हो सकता है, जो सब मुझे तो पता है ना, वो बात करें जो होता है। देखे ना, अगर मियाँ साहब बड़े मियाँ साहब नहीं है तो फिर तो किसी और को बेनिफिट मिलेगा ना। तो राणा साहब आपको पता है किसको मिलना है? तो नहीं, अगर टिकट्स की तकसीम देखें तो जो कोई और कैंडिडेट हो सकता है उसका अपना पलड़ा तो टिकट्स की तकसीम में कमजोर दिखाई देता है। वो इश्यू ही नहीं है टिकट का। नहीं, वो टिकट में कोई दड़ेबंदी तो नहीं है ना जमात में उस तरह से। वो है, होती है, फैक्शंस होते हैं छोटे मोटे, लेकिन जब वो बड़े मियाँ नहीं होंगे तो फिर छोटे मियाँ आएंगे। ये खबर आप इससे पहले भी दे सकते थे। तो सब आप जानबूझ के ना थोड़ा वो करते हैं ना, आपका पुराना स्टाइल है। तो फिर घर को आग लग गई घर के चिराग से। नहीं, देखिए प्रॉब्लम इनका क्या है कि एक तो कोई चीज ये अपने घर से नहीं निकालते। अगर वजारत आला का उम्मीदवार है तो वो भी या मरियम होगी या वो होंगे, तो कोई पहले भी इसी वजह से जब इन्होंने हमजा को बनाया था उसी वजह से प्रॉब्लम्स हुए पंजाब के अंदर। अगर उस वक्त पे ये मान लेते, और पीपल्स पार्टी ने भी कहा था, बाकी लोगों ने भी कहा था कि चीजों को तस्लीम, पहले तो परवेज लाई का इशू आ गया, वो भी इसी वजह से आया। वरना परवेज लाई जो थे वो अगर इधर रहते तो बिल्कुल वो, उनको भी यही तहफ़्फ़ुज़ात थे ना कि ये मुझे पता नहीं मानते हैं कि नहीं मानते। हालांकि जरदारी साहब ने इनको मना लिया था परवेज लाई के लिए, लेकिन उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनके अपने एक्सपीरियंस थे। अब भी देखें क्या बनता है। मुझे तो लग रहा है, देखें, अगर पहला तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो, और अगर ये फेयर एंड फ्री नहीं होते तो फिर तो बाकी चीजें तो बाद में आती है ना। फिर तो अगर पीपल्स पार्टी तरीके से सवाल उठा रही है, अगर वो सीधा कह दे कि प्रोसेस ठीक नहीं है, तो फिर ये जो है क्या रह जाएगा? इस आप जिसको मर्जी लाकर बिठा दें, उसकी लेजिटिमेसी क्या रह जाएगी? कुछ भी नहीं। अच्छा चौधरी साहब, बहुत कम देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले लोग जो हैं, जो बहुत पुराने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जुड़े हों, वो छोड़ के किसी और पार्टी में चला जाएं। राजा रियाज साहब की एक मिसाल बनी थी, लेकिन अब मौजूदा दौर के अंदर मुख्तलिफ पार्टी से लोग या आपकी पार्टी से गए हुए लोग वापस पार्टी में आ रहे थे। ये फैसल साले हयात साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल हो गए, तो क्या कोई नाराज़ी थी या मना नहीं कोई पाया? मुझे तो नहीं पता एक्चुअली। तो जब से उन्होंने पिछला इलेक्शन लड़ा है उसके बाद कभी एक्टिव नहीं नजर आए पीपल्स पार्टी। आप देख लेंगे, मेरा ख्याल है लोकल पॉलिटिक्स जो उनके हल्के की है उसकी कंपल्शन मुझे लग रहा है कि वो कुछ लोगों ने मुलाकात का आया कि उनके जो मुखालफ हैं सिटिंग एमएनए थे कि वो जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उसी कंपल्शन में गए। वैसे भी उनका जाती तौर पर एहतराम है, लेकिन पिछले 5-6 इलेक्शंस उन्होंने मुख्तलिफ पार्टियों से करे। अच्छा जो साहब, बल्ले का निशान मिलने पर नून लीग बड़ी चीख रही है, मौलाना साहब कह रहे हैं और बाकी कह रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी कह रही है नहीं जी, अगर उन्हें मिल गया है तो उनको मिलना चाहिए, और पीपल्स पार्टी ये भी कह रही है कि उनको इलेक्शन लड़ने का पूरा इख्तियार है। बाकी सियासी जमातों को बल्ले के निशान से क्यों तकलीफ? अपना अपना निशान लेके लड़ना चाहिए, ठीक है। नहीं देखिए, हम पता है राणा साहब, इस मुल्क का अलमिया क्या है कि आप पहले एक को पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, फिर उसको गिराने बैठ जाते हैं। आप इस काम को छोड़ दें, इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने दें। मैंने तो बल्कि आजकल एक और आर्गुमेंट छेड़ा हुआ है। मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कराना किसकी जिम्मेदारी है? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। आप कभी कहते हैं कि डीआरओ बनेंगे, डिप्टी कमिश्नर्स बनेंगे, कभी कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बनेंगे। भाई आपका भी तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यहाँ पे बैठा ना जिले के, तो वो क्या कर रहा है? बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर अहमद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें बानी पीटीआई से मुलाकात के हवाले से चेयरमैन पीटीआई ने दरख्वास्त की थी, उसमें तज़किरा भी हुआ लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का। एक दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो जिसमें ताकीद की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, पाबंद बनाया गया इलेक्शन कमीशन को, आईजीज़ को कि महफूज रास्ता दें, आरओज़ की ये ज़िम्मेदारी बनाएं कि वो जितने भी लोग जमा करवाने आ रहे हैं कागजात उनको जमा करवाने दें। तो आज जो इधर दरख्वास्त दायर की गई थी उसकी मुखालिफत की गई जब एडवोकेट जनरल की जानिब से, तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक डायरेक्शन दे चुकी है कि आज सुप्रीम कोर्ट के इजाफी रिमार्क्स की तरह आप मुझसे भी अपने खिलाफ इजाफी रिमार्क्स लिखवाना चाहते हैं। बाद में उन्होंने इजाज़त दे दी कि मुलाकात होनी चाहिए और उसके बाद समात मुलतवी हो चुकी है। लेकिन मियां गुल हसन औरंगज़ेब इस समात के बाद छुट्टियों पर रुखसत हो चुके हैं और दीगर जो जस्टिस बाबर सत्तार भी छुट्टियों पर चले गए हैं और दीगर जजेस जिस तरीके से चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और दीगर जजेस हैं वो वापस आके अपनी जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। राना साहब, सुप्रीम कोर्ट फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बार बार ताकीद हो रही है, तो इस ताकीद पे बहुत से लोग ये कह रहे हैं लाडले वाला तासुर अब किसी और तरफ जन्म लेना शुरू हो गया। एक तो ना चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा, चाहे वो कोई भी सियासी जमात करे, कोई भी सियासी जमात, जज साहब जो होते हैं ना अदलिया पे बैठे, ये किसी के रिश्तेदार नहीं होते फैसले के वक्त, ये किसी की तरफदारी नहीं होती। इन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना। जहाँ पर वो डंडी मारेगा कोई, आइन और कानून से हट के फैसला करेगा, उसके ऊपर भी एक अदालत है। फिर सबसे ऊपर एक अदालत है, वो अल्लाह ताला की अदालत है। वहाँ से तो इंसाफ मिलता ही मिलता है ना, वहाँ से तो इंसाफ के बगैर हो नहीं सकता। मुझे हैरानगी हो रही है यासर, पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब के मुताल्लिक जो रिमार्क्स दिए कि जिस तरह रिश्तेदारियाँ निकाली गई, जिस तरह इस तरह पम्फलेट पकड़ कर ऐसा ही किए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आज इस पर कोई नहीं बोल रहा, इस पर तो हिंद अदालत नहीं लग रही। आज फिर बातें की जा रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूद जज के खिलाफ भी। आपको भी पता है, मुझे भी पता है जो बात गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जज साहब किसी के रिश्तेदार नहीं होते, वो अपने आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं। लेकिन वो शायद बातें करने वाले ये शायद नहीं जानते कि इनके वालिद साहब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के वालिद साहब और उसके अलावा उनके भाई जो बड़े थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं। जी मैं वही याद कर रहा हूँ। उसके बाद ये भी देखिए उन्होंने कैसे कितने ऐसे फैसले दिए हैं जो पीटीआई के खिलाफ भी हैं, उस पर तो नहीं कोई बोला, उस पर तो नहीं ये बात की गई और पीटीआई की तरफ से ये बात किसी जगह की भी नहीं गई। तो ये तो एक आदत बन चुकी है, हमें मिले तो अच्छा, हमें ना मिले तो बुरा, हमारे हक में हो तो बल्ले बल्ले, हमारे हक में ना हो तो जनाब हम चीखो पुकार शुरू कर दें, हम चीखना शुरू कर दें, हम ये कहना शुरू कर दें कि जनाब नहीं ये गलत है। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। बल्कि पाकिस्तान की मोअज़्ज़ज़ अदलिया को इस पर एक स्टैंड ले लेना चाहिए। अगर सियासतदान को बचाने के लिए इकट्ठा है, सियासतदान की फेवर में इकट्ठा है, तो पाकिस्तान की अदलिया को भी इस पर इकट्ठे होकर फिर जो लोग बेजा तनकीद करते हैं, एक तनकीद होती है मुस्बत तनकीद, वो करनी चाहिए। हम भी फैसलों पे करते हैं लेकिन कानून के दायरे के अंदर रहकर। लेकिन एक तनकीद जो कानून के दायरे के अंदर रह के भी नहीं है, आप एक पंफलेट अभी छुपवा के किसी का भी, किसी के साथ भी तस्वीर लगा दें, किसी के साथ भी रिश्तेदारी बना दें, तो आप कर सकते। ये किस कभी क्या आपने इसे दुनिया के किसी और मुल्क में ऐसे होते देखे? इसलिए नहीं कि शायद हमारे यहाँ पे सजा नहीं मिलती। हैरत अंगेज़ बात ये है, ये जजेस पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में ANP के सूबे के सरबराह ने जिस तरीके से बात की, तमहीद ये बांधी कि हम जमहूरियत के मानने वाले हैं, उसी के दायरा कार में रहेंगे। नहीं, इस पे तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना होगा। जस्टिस काजी फायद ईसा साहब बड़े डेड होनेस्ट आदमी है, उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए। इस पर हर उस जज साहब को बोलना चाहिए। मुझे एक बात तो बता दें यार, आपने सरबरा पीटीआई पर एक खतून जज के मतलब बात करने पर माफी मांगने के बावजूद भी यासर साहब, फिर मैं कहता हूं आपकी पार्टी जो बातें करने से बाज नहीं आती ना, वो कहती जनाब इन्होंने अदालतों, जिस मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया जाए, जिस मुल्क के अंदर इस तरह जजेस को कहा जाए, फिर आप क्या तवक्को करते हैं? मुझे बताएं। अगर सुप्रीम कोर्ट पर हमला के असल मुलजमों को सजा मिली होती, अगर इसी तरह मैं कह रहा हूं चाहे 9 मई के हमलावर हो उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए, इसी तरह अदालतों के ऊपर हमलावरों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। अदारे बहुत अहम हैं, अदारे बहुत मोतबर हैं, लेकिन क्या करें,
जिस पे बस चलता है उसको पकड़ लें, जिस पे बस नहीं चलता नहीं पकड़ते। इस पे क्यों नहीं हो रहा? चलो मुझे इसी बात पे बता दें कि एक खतून जज पर एक बात करने पर माफ़ी मांगने के बावजूद, हाई कोर्ट से केस खत्म हो जाने के बावजूद भी कि ठीक है माजरत कबूल होगी, उसके बावजूद भी केस चल रहा है, तो इस पर केस क्यों नहीं बना जी? इस पर क्यों नहीं बोला? 2 दिन से तलवारें चल रही हैं, तीर चलाए जा रहे हैं, इतनी सख्त गुफ्तगू की जा रही है, पोस्टर दिखाए जा रहे हैं। आप मुझे बताएं, इस पर खामोश रहने का मतलब क्या है? क्या आप इजाजत दे रहे हैं? आप हर उस शख्स को इजाजत दे रहे हैं उठो, उठ के गाली निकालो? ये गाली से बड़ा जुर्म है किसी पे इल्जाम लगाना। यासर साहब, हमें अपने इदारों के तकद्दुस को पमाल होने से बचाना है, हमें अपने इदारों के तकद्दुस को बहाल रखना है। अदारों से ही हम हैं, अदारों से ही पाकिस्तान है। तो जो लोग अदारों पे तनकीद करते हैं बिला वजह, तनकीद बड़े मुस्बत तनकीद होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन ये क्या, ये तनकीद नहीं, ये तरियां नहीं, ये सीधी सीधी धमकी है। यासर साहब, अच्छा राना साहब ये बताइए, 30 तारीख को मेरे ख्याल से तमाम फैसले हो जाएंगे कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के हवाले से, जांच पड़ताल जो उसकी है, तो तकरीबन 48 घंटे बनते हैं। तो अगले 48 घंटों में कौन सी बड़ी हैपनिंग हो सकती है? देखिए, एक बात तो आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से, कि पहली दफ़ा हिस्ट्री में बड़ी तादाद में कागजात मुस्तरद होंगे, बड़ी तादाद में। अब इसका पसे मंज़र क्या है मैं उस पर नहीं जाता। चलें, ये बता दें किसी एक पार्टी के, ये तमाम नहीं, एक पार्टी के ज़्यादा होंगे। अच्छा, बड़ी तादाद में कागजात मुस्तरद होंगे। मेरे पास जो मेरे ज़राए से इंफॉर्मेशन है, गलत भी हो सकती है। और उसके बाद उनको रिलीफ जो है ना, वो कानून और आइन के मुताबिक ऊपर से मिलेगा। अक्सर एक दफ़ा हर शख्स को मिलता होता है, जिस पे रिलीफ मिलने की होगी गुंजाइश, उनको रिलीफ मिलेगा। एक वक्त में कोई खुशी मनाएगा और कुछ देर बाद वही खुशी जो है वो गमी में तकसीम हो जाएगी, दुख में तकसीम हो जाएगी, उदासी में तकसीम हो जाएगी, शिकस्त में तकसीम हो जाएगी, या फिर परेशानी में तकसीम हो जाएगी। ये 48 घंटे इंतहाई अहम तरीन 48 घंटे हैं। इन 48 घंटों में आपको बहुत कुछ नज़र आएगा, बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी। कहते कभी खुशी कभी गम, यही वाली साहब होगा। तो ये या सर एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, ये जो 2 पाँव है ना, कभी एक पाँव आगे होता है और कुछ ही देर बाद दूसरा पाँव आगे होता है। कोई शख्स ये समझ ले कि अगला पाँव जीत गया है, तो ये उसकी गलत फहमी होती है। अगला पाँव ही पीछे होता है और पीछे वाला पाँव फिर आगे होता है। हाँ, एक ही सूरत में अगला पाँव जीतता है कि आप अगला पाँव एक जगह रख के खड़े हो जाएं और पिछला पाँव पीछे रखें, आप हिले ना, स्टॉप हो जाएं, तो फिर आप कह सकते हैं अगला पाँव जीत गया। ये सफ़र जारी, लेकिन ये सफ़र ऐसा है ना यासर साहब, अगला पाँव पीछे पिछला पाँव आगे, ये होता रहता है, होता रहता है। उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं, शख्सियात के अंदर भी आते रहते हैं, पार्टीज़ के अंदर भी आते हैं, मुल्क के अंदर भी आते हैं। लेकिन हमें सीखना, बेहतरी की समत में गामज़न होना चाहिए, माजी से सीखना चाहिए, एक ही जगह पे अपनी रफ्तार को कम करके बढ़ने की जुस्तजू रखनी चाहिए, बैकफुट पे नहीं जाना चाहिए। ये सीखने का मरहला है, ये जारी और सारी रहता है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल, अल्लाह के बाद।